बिलाल आवाज आ रही है मेरी? हेलो बिलाल, मेरी आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। ठीक है। देखो, आज हमें नीट के फिजिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, फुल सिलेबस के। तो मैं शुरू करता हूँ। उसमें अगर तुम्हें कोई दिक्कत आएगी बीच में तो मुझे रोक देना, मैं बता दूंगा, ठीक है? हाँ, तो शुरू करते हैं। दो सेशन हम दो क्लास तो कर चुके हैं जिसमें हमने प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चन नीट के फिजिक्स के। आज ये तीसरी क्लास है ऐसी जिसमें कि हम फुल सिलेबस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुरू करते हैं। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल पेग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। मतलब टेबल के ऊपर ऐसे घूम रहा है वो। एक बॉडी है जो कि एक स्ट्रिंग से बांध रखी है और स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर घूम रही है, ठीक है। इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद स्पीड वी स्पीड से वो घूम रहा है। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल कितना होगा भाई? नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल कितना होगा? देखो, इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं बताओ जरा। टेबल के ऊपर घूम रहे हैं, इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, इस तरफ टेंशन, और कुछ नहीं है। एम जी जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, कैंसिल हो जाएंगे वो। तो नेट फोर्स तो सिर्फ टेंशन ही हो सकता है, तो आंसर इज सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। मतलब एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है, ठीक, उसका एम्पलीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। वेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पे जब एक्स हमारा 2 सेंटीमीटर होगा फ्रॉम द मीन पोजिशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। मतलब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी इस पॉइंट पे इक्वल टू एक्सेलरेशन इसी पॉइंट पे। तो हमें पता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। वेलोसिटी के फॉर्मूले होते हैं ए इंटू रूट, ये होता है, नहीं सॉरी, ये होता है ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है, इक्वल टू, और ये होता है इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे सबका, तो सारे नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं लेंगे, वैसे नेगेटिव होता है लेकिन मैग्नीट्यूड हम पॉजिटिव लेंगे, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ओमेगा तो कट गया ये। अब हम क्या करेंगे, हमको इसने ये दे रखा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बराबर है, तो हमको टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो हो जाएगा 2 पाई, यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा, कितना आएगा? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो अपॉन ओमेगा रखेंगे तो ये आएगा 2 पाई एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके अंदर सारी वैल्यू डाल दो। 2 पाई एक्स कितना है? एक्स है 2, अपॉन रूट ए कितना है? ए है 3, मतलब 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 √5 हो जाएगा, तो 4 पाई बाय √5, ठीक है। तो ये आंसर आ गया बी, ठीक। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। टू पोलराइड्स P1 and P2 are placed with their axis perpendicular to each other, ठीक है। मतलब एक पोलराइड ऐसा है, पोलराइड हम पढ़ते हैं किसमें? वेव ऑप्टिक्स में, जिसमें लाइट घुसती है तो उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है।
ऐसे मान लो ऐसे करके दो पोलराइड रखे हुए हैं और यहां से लाइट आ रही है पीछे से, ठीक। P1 पोलराइड, P2 ये रहा, और दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब एक अगर ऐसा मान लो तो दूसरा पोलराइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे ऐसे रख दिया है। अनपोलराइज्ड लाइट आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1, मतलब उसकी इंटेंसिटी दे रखी है आई नॉट, यहाँ पे जो लाइट घुस रही है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। थर्ड पोलराइड P3 is kept in between P1 and P2 such that its axis, देखो हर पोलराइड का एक्सिस होता है, ये जो लाइन मैंने खींची है ये पोलराइड की एक्सिस है। तो पहले दो जो P1 P2 हैं ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एक वर्टिकल हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल हो गया, परपेंडिकुलर है दोनों के एक्सिस। अब जो तीसरा है P3, उसका एक्सिस जो है वो 45 डिग्री बना रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल से ऐसे समझ लो 45 डिग्री, ठीक है। मतलब P1 P3 के बीच में 45, P3 और P2 के बीच में भी 45। अब बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P2, P2 से जो लाइट बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी। जब P1 से बाहर आएगा तो आई नॉट बाय 2 हो जाएगी। जब भी कोई लाइट अनपोलराइज लाइट पहले पोलराइड से पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे वाले में घुसेगा तो फिर दूसरे वाले पे लगेगा मेलस लॉ, तो यहाँ पे इंटेंसिटी मान लेते हैं I1, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो इसमें घुस रहा है आई नॉट बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना है 45। देखो मेलस लॉ बोलता है आई डैश इक्वल टू आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वही हमने लगाया है इस वाले पोलराइड में। पहले पोलराइड में तो इंटेंसिटी सीधे आधी ही हो जाती है, ये तुम्हें याद रखना है। दूसरे पोलराइड में इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है, मेलस लॉ लगेगा। तो जो भी इंटेंसिटी घुस रही है आई नॉट बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी एंगल है इन दोनों के बीच में, ठीक है, P1 और P3 में। तो ये cos 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, तो आई नॉट बाय 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, आई नॉट बाय 4 हो जाएगा। अब ये I1 तो आई नॉट बाय 4 हो गया। अब इसमें दोबारा मेलस लॉ लगेगा, तो I इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर 45, ठीक है। I1 कितना है आई नॉट बाय 4 इंटू 1/2, तो आई नॉट बाय 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। The bulk modulus of a spherical object is B. If it is subjected to a uniform pressure P, the fractional decrease in radius is, अच्छा देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है, माइनस P अपॉन जो भी प्रेशर उस पर लगाते हैं हम अपॉन डेल्टा V बाय V, ये होता है, ठीक। तो हमें बताना है कि अब प्रेशर तो लगा दिया P, बल्क मॉडुलस भी दे रखा है, तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस बताना है। तो डेल्टा V बाय V निकाल लेते हैं पहले, तो माइनस P बाय V। अब हमें पता है कि ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो वॉल्यूम क्या होता है उसका 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से डेल्टा V बाय V निकालें, तो ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं एरर मेजरमेंट वाले में, कि जब हम फ्रैक्शनल चेंज निकालते हैं, फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है, ये इसको बोलते हैं। तो ये कितना होता है 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर। ये जो पूरा कांस्टेंट है ये गायब हो जाता है, और जो पावर है वो आगे आ जाती है, और आर पे डेल्टा आर बाय आर लग जाता है, ठीक, ये बात है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ये डेल्टा वी बाय वी कितना हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू माइनस पी बाय बी। तो डेल्टा आर बाय आर कितना होगा माइनस पी बाय 3b। तो फ्रैक्शनल चेंज मतलब डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, तो रेडियस कितना डिक्रीज होगा, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस विल बी p अपॉन 3b। इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो वही आ जाएगा, ठीक है, p बाय 3b। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
In an electromagnetic wave in free space, the root mean square value of the electric field is ERMS. तो ERMS हमको दे रखा है, ये बोल रहा है कि एक फ्री स्पेस में जहाँ पे वैक्यूम होता है और कुछ नहीं होता, कोई मीडियम नहीं है, तो ERMS मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का RMS वैल्यू दे रखी है 6 वोल्ट पर मीटर। हमको निकालनी है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी नॉट। तो देखो ERMS एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, ERMS इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू BRMS। तो स्पीड ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इन वैक्यूम, फ्री स्पेस है ना, वैक्यूम में कितनी होती है 3 × 10⁸। जो लाइट की स्पीड होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है वैक्यूम में, ठीक है। मतलब सारी जितनी भी वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर वो वैक्यूम में चलेंगी तो 3 × 10⁸ से चलेंगी। तो ये हमारे से एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसमें हम रख देंगे उसको। तो 6 इक्वल टू 3 × 10⁸ BRMS। तो कितना आ जाएगा BRMS, कुछ आ गया। अच्छा एक चीज और, हमें पता है BRMS और हमें निकालना है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें निकालना है बी नॉट। तो बी नॉट हमको पता है कि ये कितना होता है, एक मिनट, ये BRMS कितना होता है, BRMS होता है B0/√2। तो यहाँ पे हम B0/√2 रख देंगे। तो 6 इक्वल टू 3 × 10⁸ B0/√2। तो ये तो कट गया, इससे 2 आ गया, 2√2, 2√2 इधर आ जाएगा इंटू 10⁻⁸। 2√2 कितना होता है, ये होता है √2 होता है हमारा 1.41 इंटू 10⁻⁸। तो ये लगभग आ जाएगा कितना, 2.48 आ जाएगा, 2.42 आ जाएगा लगभग ये, इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले थोड़े हमें याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन में बोल रहा है रोप इज wound अराउंड अ hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 सेंटीमीटर। एक hollow सिलेंडर है जो अंदर से खाली है और उसके ऊपर एक रोप वूंड कर रखी है, ठीक है। इसका मास दे रखा है 3 किलो और उसका रेडियस है 0.4 मीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ। अच्छा इसके ऊपर रस्सी लगा रखी है, रस्सी को हम खींचते हैं, फोर्स कितना लगाया 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो फिर इसका क्या बोल रहा हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना होगा, ठीक है। तो देखो हमें पता है एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क यहाँ पे किस वजह से लग रहा है, एक फोर्स है 30 इंटू रेडियस कर देंगे तो टॉर्क आ जाएगा सेंटर के अबाउट। तो टॉर्क हो जाएगा 30 इंटू आर इक्वल टू आई कितना होता है हॉलो सिलेंडर का mr² इंटू अल्फा। तो यहाँ पे एक आर तो कट गया, ठीक है। तो अल्फा आ जाएगा 30/mr, 30/m कितना, मास 3 किलो, रेडियस कितना 0.4, तो कट गया, ये 10 आ गया, ठीक है। तो 10/0.4 100/4 कर सकते हैं और ये आ जाएगा 25। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये बात, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है two discs of same moment of inertia rotating about their regular axis passing through their center and perpendicular to the plane of the disc with angular velocity ω1 ω2। मतलब दो डिस्क है हमारे पास, ω1 से घूम रही है और दूसरी डिस्क ω2 से भी घूम रही है, ठीक। अच्छा उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम दे रखा है, तो इसका भी आई ले लो और इसका भी आई ले लो।
इसके अबाउट, ठीक है। अब बोल रहे दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट फेस टू फेस, मतलब इन दोनों को ये, और जो इनका ओमेगा है वो क्या सेम डायरेक्शन में है, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो मान लेते हैं कि सेम डायरेक्शन। तो अब क्या है जब इसने बोला है कि वो उन दोनों को कांटेक्ट में लिया है, ठीक है, फेस टू फेस, मतलब उन दोनों को चिपका दिया और उनकी एक्सिस भी सेम ही है। एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, तो पहले एनर्जी कितनी थी देखो, काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल लेते हैं, हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर, तो ये तो इनिशियल एनर्जी थी। अब जब दोनों को चिपका देंगे ऐसा कुछ हो जाएगा, इसके एक के ऊपर एक आ जाएगा कुछ, तो कुछ इनका कॉमन ओमेगा हो जाएगा, और इनर्शिया तो टू आई हो गया। तो दोनों जब हम इसके ऊपर रख देंगे इसको, तो क्या चीज कांस्टेंट होगी, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि बाहर से तो कोई टॉर्क लग नहीं रहा है, इसीलिए नेट टॉर्क बाहर से जीरो है। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आई ओमेगा वन प्लस आई ओमेगा टू, ठीक है, इक्वल टू, अब ये मान लेते हैं कि इन दोनों की स्पीड थोड़ी देर में सेम हो जाती है, एंगुलर स्पीड, तब एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, टू आई इंटू ओमेगा, तो आई तो कट गया, तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाय टू, ठीक है। अब इस ओमेगा से ये दोनों घूम रहे हैं, तो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू टू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना है, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाय टू का स्क्वायर, ठीक है। अब लॉस ऑफ एनर्जी उसने पूछा है, तो उसका मतलब इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस कर दो ये दोनों में, तो हाफ आई तो कॉमन आ जाएगा, ओमेगा वन का स्क्वायर प्लस ओमेगा टू का स्क्वायर माइनस टू ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाय टू का स्क्वायर, और ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, तो ये कितना आएगा, हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टू स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख लेंगे, ओमेगा वन का स्क्वायर बाय टू माइनस ओमेगा टू का स्क्वायर बाय टू, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा, स्क्वायर है फोर है ना, ये तो टू है, ठीक है, तो माइनस ओमेगा वन ओमेगा टू आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम देख लेंगे, इसको आ जाएगा कुछ आई बाय टू, ये आएगा ओमेगा वन का स्क्वायर बाय टू प्लस ओमेगा टू का स्क्वायर बाय टू माइनस ओमेगा वन ओमेगा टू, तो अब टू अगर कॉमन ले लें, हम बाहर ले आए, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा इक्वल टू आई बाय फोर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का होल स्क्वायर, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला बी। एक मिनट, ये तो दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं, तो जो भी है मतलब ये आंसर होगा, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन से दोनों एक जैसे लग रहे हैं, यहाँ पे शायद टू होगा कहीं, ठीक है। तो जो भी है ये आंसर है हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन में कहीं यहाँ पे शायद टू होगा या यहाँ पे टू होगा, जहाँ पे भी होगा ये फोर वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द फोटोवोल्टिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज इतना, velocity of the electron ejected from a silver surface by ultraviolet light of wavelength इतना is, अच्छा, मतलब एक सरफेस है जिसके ऊपर एक लाइट गिरती है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उसकी हमें तो स्पीड बतानी है,
तो बोल रहा है कि जो थ्रेशोल्ड लेमडा नॉट है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो है 3250 10⁻⁻10। और जो ऊपर से लाइट जो गिर रही है उसका लेमडा 2536 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो हमें पता है कि ये एक इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, आइंस्टाइन की इक्वेशन है। उसने बोला था कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की निकालनी, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच, इसको लिख देंगे सी बाय लेमडा, तो कॉमन ले लेंगे, एच सी कॉमन ले लो, तो 1/लेमडा माइनस 1/लेमडा नॉट। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल दो सारी जितनी भी है। तो कैसे रखेंगे इसको, वी स्क्वायर इक्वल टू 2hc/m, 1/लेमडा माइनस 1/लेमडा नॉट इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, h की वैल्यू ये डाल देते हैं 4 पॉइंट नहीं 2 इंटू 4.14 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, और क्या है, ईवी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कर लेंगे तो 1.6 10⁻⁻19 अपॉन मास कितना होता है 9.1 10⁻31, और उसके बाद लेमडा 10⁻⁻10 भी कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1 अपॉन कितना है वो 2536 माइनस 1 अपॉन 3250। ये थोड़ा बड़ा सा आ गया, कोई बात नहीं है, तो सॉल्व करना पड़ेगा हमको। वी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये कुल मिला के -41 है, और ये कितना है 9 और 5 24 34 -34, और ये -41, तो 10 की पावर माइनस नहीं 10 की पावर 7 हो जाएगा, ये 10 की पावर 7। ठीक है, तो इसको हम सर थोड़ा, हाँ बोलो बोलो। सर आपने ये सी की वैल्यू 1.6 इंटू क्यों ली? सॉरी, सी की तो वैल्यू डाली हमने, एच की वैल्यू है ना ये 4.14 10⁻⁻15 है, ये ईवी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू डालनी पड़ेगी, और सी भी नहीं लिखा तो सी भी लेना पड़ेगा हमको यहाँ पे, सॉरी गलती हो गई, 3 इंटू 10⁻8। ठीक है, तो ये है 7 और 8, तो हाँ इतना इंटू 1.6 इंटू 3 इंटू 10⁻15 आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 9.1, और ये एलसीएम में है, इसको ऐसे कर लो 3250 माइनस 2536 डिवाइडेड बाय 2536। ये देखो एग्जाम में मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। ठीक है, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो तुमको करनी आनी चाहिए, अंदाजे से थोड़ा बहुत आइडिया लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो क्या करें, अब इसको सॉल्व करेंगे, मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व, कैलकुलेटर से ही कर देता हूँ। देखो 3250 माइनस कितना हो गया 2536, ये आ गया 714 डिवाइडेड बाय 2536 फिर डिवाइडेड बाय 3250, ये आ गया ओके, इंटू 9.1 कर देंगे। ठीक है, और सॉरी डिवाइड बाय 9.1 करना है, ये हो गया। फिर इंटू कितना करें, इंटू 6 इंटू 1.6 इंटू 4.14, ये आ गया। अब कुछ आ गया ये वी स्क्वायर
इक्वल टू 3.78 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 1 2 11 11 कुछ आ गया। ठीक है, उसका रूट ले लेंगे। 1 2 3 4 5 9 ये आ गया की पावर 0.5 6 कुछ आ गया। ये कितना आ गया? 11 1 2 3 ये कैसे आ गया? 6 इंटू 10 की पावर गड़बड़ हो गई। 3.78 37.8 इसकी पावर ले लेते हैं 0.5 ये आ गया इंटू 10 की पावर 5। हाँ ठीक है, तो ये जो हमारा ये आएगा v इक्वल टू 6.1 आ जाएगा लगभग इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन तो देखो है और करनी भी पड़ेगी उसको। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसीलिए बाकी क्वेश्चन में टाइम कम लगता है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो 15-20 सेकंड में हो जाते हैं, तो उसका टाइम हमको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ये हो गया। बाकी इसमें कुछ है नहीं, मतलब इक्वेशन लगानी है, बाकी मैक्सिमम इसमें कैलकुलेशन ही है। आगे बढ़ते हैं। 9th में देखो क्या बोल रहा है, 250 टर्न rectangular coil of length 2.1 centimeter and width 1.25 centimeter carries a current of 85 microampere and subjected to a magnetic field of strength इतना। अच्छा ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें कि क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं, एन की वैल्यू 250 और क्या है, लेंथ दे रखी है उसकी 2.1 सेंटीमीटर। तो मीटर में कर लो उसको 0.021 और विड्थ दे रखी है ब्रेथ 0.0125 मीटर। उसमें करंट भी दे रखा है 85 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है जो लगा रखी है हमने 0.85 टेस्ला। वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल बाय 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क। मतलब वर्क डन कितना करना पड़ेगा उसको 180 डिग्री घुमाने के लिए। ठीक है, ये देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एम बी cos θ1 माइनस cos θ2। ये होता है वर्क डन टू रोटेट अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एम क्या है, एम है मैग्नेटिक मोमेंट जिसकी वैल्यू होती है NIA बी cos θ1 माइनस cos θ2। तो एन कितना है, 250 दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स। करंट कितना है उसमें अंदर 85 इंटू 10 की पावर -6। एरिया क्या हो जाएगा कॉइल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 0.021 इंटू 0.0125 और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.85। ठीक है, अब कर लो उसको। और cos θ1 कितना है, इनिशियल एंगल 0 डिग्री, cos 0 माइनस cos 180 डिग्री। cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है, 1 माइनस -1 तो 2 हो जाएगा। तो ये सब ऐसा आ जाएगा 250 इंटू 85 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.021 इंटू 0.125 इंटू 0.85 इंटू 2। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आ ही जाएगा। ठीक है, तो कैसे करें इसको, इसको भी मल्टीप्लाई तुमको करना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो 2 और 250 बन गया 500, बाकी तुमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इंटू 85
इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.021, ठीक है, इंटू 0.0125। तो 0.125 को भी हम लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं शायद, 1/80। फिर वो जब कट सकता है वो भी, कोई बात नहीं, इसको तो देखो हमको करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं चलो। तो 500 इंटू 85 इंटू 0.021 इंटू 0.0125 इंटू 0.85, ये 9.4 आ गया, इंटू 10⁻⁻6, तो 9.4 माइक्रो जूल हो जाएगा ये। तो सबसे करीब आंसर यही है हमारा, ठीक है, तो यही हो जाएगा उसका। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है, बस फॉर्मूला लगाना है। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब देखो लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की वेवलेंथ का रेशियो बताना है। तो बाल्मर सीरीज क्या होती है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन n=2 पे कूद जाता है ऊपर से, ठीक है, ऊपर जितनी भी शेल होती हैं ये वहां से कूद रहा है। तो फिर लास्ट लाइन क्या होगी, वो सबसे एंड से कूदेगा। सबसे एंड में कौन सी लाइन होगी, n=∞ वाली। तो लास्ट लाइन यही होता है कि जो सबसे लास्ट में लाइन है, लास्ट में कौन होगा, इन्फिनिटी पे ही होगा। तो वहां से कूदेगा इलेक्ट्रॉन सीधा 2 पे, ठीक है, तो बाल्मर हो जाएगा, बाल्मर वाली। तो λ1 ले लेते हैं उसमें। तो λ1 निकालने का ये तरीका है, =r, मतलब रीडबर्ग कांस्टेंट होता है ये, और फॉर्मूला है, मतलब ये लैम्डा निकालने का 1/, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1/∞ का स्क्वायर, मतलब 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। इसको n1 ले लो, n2 ले लो। अब λ2, अब लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन के लिए क्या होगा, 1/λ2 ले लो, =r पर कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट है सबके लिए 1/, वो लाइमन के लिए किस पे कूदता है वो, 1 1 पे। पे। तो फिर n2 तो इन्फिनिटी ही है, इन्फिनिटी से कूदेगा 1 पे, तो कितना हो जाएगा 1/1 -1/∞ का स्क्वायर। तो 1/∞ तो जीरो ही होता है, तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो और ये भी जीरो। तो कुल मिला के 1/λ1 कितना आया, r/4, और 1/λ2 ये r आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड कर लो 1/λ1, मतलब इसको ऐसे लिख लो ना, λ1 कितना आ जाएगा 4/r, λ2 1/r। तो डिवाइड करोगे λ1/λ2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये ऑप्शन हो गया बी, ठीक। आगे बढ़, अ कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी 1/10 एज हीट इंजन। अच्छा, एक कार्नोट है, इंजन है, वो ऐसे ऐसे हीट लेता है, ऐसे देता है और वर्क डन करता है, ठीक है, Q1 हीट ले रहा है, Q2 दे रहा है, ये इंजन है, कार्नोट इंजन। उसकी एफिशिएंसी दे रखी है 1/10। अब बोल रहा है कि इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर। इसी चीज को हम, इसी इंजन को अगर रेफ्रिजरेटर की तरह यूज करें, अच्छा वो कर रहा है, इसको रेफ्रिजरेटर की तरह यूज कर रहा है। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम रिजर्वायर, ये बताना है हमको। क्यू यहाँ पे बताना है, चलो क्यू कुछ ले लो, इसको कुछ मत लो क्योंकि इसमें इसका कुछ खास यूज नहीं है। तो देखो ये किसी हायर टेम्परेचर पे काम कर रहा होगा T2, और ये T1 पे। तो कार्नोट इंजन काम कर रहा है T2 से T1 के बीच में और कुछ वर्क डन निकाल रहा हो, तो उसकी एफिशिएंसी दे रखी है 1/10।
अगर इसी चीज को हम रेफ्रिजरेटर की तरह यूज करें तो वो T1 से हीट लेगा, T1 से हीट लेगा, उसको Q1 ले लेते हैं, और T2 पे वो हीट दे देगा, ठीक है, T2 पे हीट देगा, Q2 ले लो, और कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। वो वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, 10 जूल उसने दे दिया। तो उसने बोला कि भाई Q1 की वैल्यू निकालनी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर से जो हीट ले रहा है वो निकालना है, Q1 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - T1/T2, मतलब सिंक वाला टेम्परेचर कम वाला अपॉन ज्यादा वाला। तो यहां से हम हमें पता है वैल्यू 1/10 दे रखी है, तो 1 - T1/T2 आ गया। ठीक, अब ये रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका हम निकालेंगे अब सीओपी। रेफ्रिजरेटर का सीओपी क्या होता है? Q1/W, ठीक है, जो भी W काम करना पड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, Q1/10। लेकिन सीओपी का एक और फॉर्मूला होता है, सीओपी का एक और फॉर्मूला होता है रेफ्रिजरेटर का, T1/T2 - T1, और ये किसके बराबर होगा, Q1/10। तो अब क्या करेंगे हम, इसको हम वैल्यू रखेंगे, Q2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो T1/T2/1 - T1/T2, ठीक है। तो T1/T2 कितना हो जाएगा, यहां से निकाल लेते हैं, इक्वल टू 1 - 1/10, तो कितना आ जाएगा ये, 9/10, और ये किसके बराबर है, Q1/10 के बराबर। अब यहाँ पे 9/10 रख दो, तो 9/10 अपॉन 1 - 9/10 कितना हो जाएगा, 1/10, 10 तो कट गया, ठीक है, और ये Q1/10 आ जाएगा, तो 10 × 9 कितना हो जाएगा, Q1 की वैल्यू 90 जूल आ जाएगी। ठीक, ऐसे करना है। तो ये हमको सीओपी का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, दोनों फॉर्मूले होते हैं, Q1/W और ऐसे टेम्परेचर वाला। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन कौन सा, 90 जूल, ये ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इसमें बोल रहा है गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T, ठीक है, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब एक समझ लो कंटेनर में हमारे पास मिक्सचर है ऑक्सीजन का और आर्गन का, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स N1 2 ले लेते हैं, और इसके 4 ले लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अब हमें टेम्परेचर T दे रखा है, कांस्टेंट है दोनों का, हमें क्या बताना है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCVT, तो दोनों के लिए लगा लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो U कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स N1, CV फॉर ऑक्सीजन इंटू टेम्परेचर, प्लस N2 इंटू CV प्लस आर्गन इंटू टेम्परेचर। तो देखो N1 कितना है, N1 है 2, CV का फॉर्मूला होता है F इंटू R/2, और F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑक्सीजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो ये हो जाएगा 5R/2, ठीक है, इंटू टेम्परेचर, प्लस N2 चाहे 4, और CV का फॉर्मूला यही है FR/2, और डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आर्गन की 3, क्योंकि आर्गन है मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, डायएटॉमिक गैस ऑक्सीजन है तो उसकी 5 होती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × R/2 इंटू टेम्परेचर T, 2 से 2 कट गया, 2 ये 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 6, तो 5RT प्लस 6RT कितना हो गया,
11 RT। ठीक है, तो 11 RT आंसर हो गया हमारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स placed perpendicular to plane of paper carrying same current I along the same direction as shown in figure. Magnitude of force per unit length on the middle wire B is given by। 3 वायर हैं जो कि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू पेपर हो गया, जो प्लेन है। तीनों वायर परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे रखी हुई है, इनफाइनाइट है और पैरेलल भी हो गई। ठीक है, हमें बी वाले पे फोर्स बताना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का। तो हम क्या करेंगे, बी के ऊपर ये वाला फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, सबका करंट सेम है, ये सेम करंट है, आई दे दिया उसने, तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और डिस्टेंस उनके बीच में डी ही है, तो ये हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी, ये दोनों की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब अट्रैक्शन होगा, फोर्स लगेगा नीचे, एफ ए बी, एफ बी ए। ऐसे ही सी वाला भी बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। ये भी फॉर्मूला वही, म्यू नॉट I1 I2, तो सेम करंट है तो आई स्क्वायर अपॉन 2πd, वैल्यू वही है, लेकिन ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फिर इधर फोर्स लगेगा एफ बी सी। अब इन दोनों का नेट आएगा कहीं यहाँ पर बीच में आ जाएगा, वो कितना आएगा, दोनों सेम फोर्स हैं, इसको एफ ही ले लेते हैं, एफ एफ, तो इधर भी एफ लग रहा है, इधर भी एफ लग रहा है, तो बीच में कितना आ जाएगा, √2 एफ, यही नेट फोर्स है। तो √2 एफ कितना है, एफ की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2πd। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 और नीचे 2 है वो कट कुटा जाएगा, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय √2πd, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है ये, और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, अ यू ट्यूब विद बोथ एंड्स ओपन टू द एटमोस्फेयर। एक यू ट्यूब है जिसमें कि दोनों एंड ओपन है, इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, तो पानी भरा हुआ था। ठीक है, ऑयल विच इज इमिसिबल विद वाटर, जो तेल है, ऑयल है और पानी में वो घुलता नहीं है, इज पोर्ड इनटू वन साइड अंटिल इट स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मिलीमीटर अबव द वाटर लेवल ऑन द अदर साइड। मतलब ये है कि ये जो चीज है, ये वाला, ये पूरा वाटर है। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा वाटर इसने बता ही रखा है, और ये है ऑयल, ये वाला जो बाकी बच गया, तो उसने एक तरफ से डाल दिया ऑयल। तो फाइनली सिचुएशन ये होगी, फाइनल वाटर लेवल भी दे रखा है उसने, इनिशियल वाटर लेवल सब दे रखा है। ठीक है, तो जो ऑयल का जो लेवल है वो पानी के लेवल से 10 mm ऊपर है। ये दे रखा, मीन वाइल द वाटर राइजेस बाय 65 मिलीमीटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल, सी डायग्राम। तो ठीक है, ओरिजिनल लेवल से 65 mm ऊपर चला गया वो। डेंसिटी ऑफ ऑयल ये बताना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पानी देखो ऐसा हो गया, तो पहले यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे बी पे, बी पे प्रेशर देखेंगे, बी पे प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर पी ए, और पी ए कितना एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पे प्रेशर तो पी नॉट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम सीधा एक इक्वेशन लगा देंगे, पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, हाइट की वजह से प्रेशर बढ़ता है, तो ऊपर प्रेशर है पी नॉट और फिर नीचे जाएंगे तो रो जी एच आ जाएगा। रो किसका, डेंसिटी ऑफ ऑयल, जी, जी तो ग्रेविटी है, एच कितना है, ये पूरी हाइट कितनी है, 10 65 65, कितना हो गया 130 इंटू 130 प्लस 10 140, तो 0.14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सी पे प्रेशर है वो भी उतना ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम लिक्विड के अंदर प्रेशर सेम रहता है। तो प्रेशर एट सी इक्वल टू, ऊपर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर कितना पीई,
ई पे प्रेशर पी नॉट ही है क्योंकि वो अभी भी हवा में है, ओपन टू एटमोसफेयर है ना, तो पी नॉट प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू यहाँ से लेके नीचे तक कितनी हाइट है ये 65 प्लस 65 130, तो 0.13 मीटर में कर लेंगे उसको, 130 mm है तो 0.13 मीटर हो गया। अब पीबी और पीसी दोनों बराबर हैं क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे इन सेम फ्लूइड प्रेशर इज सेम, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे तो ये चीज दोनों बराबर हो जाएंगी, तो रो नॉट इंटू जी इंटू 0.14 इक्वल टू रो ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर हमको पता है 1000 होता है, ठीक है, इंटू जी इंटू 0.13 जी भी कट गया, तो रो नॉट आ जाएगा 1000, कितना हो जाएगा ये 13,000 अपॉन 14, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आएगा 13,000 डिवाइड बाई 14, ये आ जाएगा 928.57 kg पर मीटर क्यूब, तो लगभग इसी के आसपास आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो बतानी है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, देखो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है, कोई बॉडी है हमारे पास, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हो सकता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो सकती है। सेंटर ऑफ मास तो कैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बताता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बताती है कि वेट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें ग्रेविटी का रोल आ जाता है, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, तो पहला तो हो ही नहीं सकता, गलत है। सेंटर ऑफ मास है एक्चुअली, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0, नहीं ऐसा भी नहीं होता, ये भी गलती है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, a couple on a body produce both translation and rotation motion in a body, मतलब कोई बॉडी है, मान लो ये है, तो इसके ऊपर एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ये क्या करेगा, ये बॉडी को घुमा दे, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है ना, ट्रांसलेशन तो पैदा ही नहीं होगा, तो नेट फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0, तो उस केस में ये चलाएगा तो है नहीं, ये सिर्फ घुमाएगा, क्योंकि टॉर्क तो लग ही रहा है, तो ये भी गलत हो गया। चौथा देखो, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट लार्ज लोड। मैकेनिकल एडवांटेज एम, ये कितना होता है, ये होता है कि अगर जो हम कहीं पे हम फोर्स लगाएं, ठीक है, जैसे किसी का वेट है कुछ 100 किलो, 100 न्यूटन, तो हमें कम फोर्स लगाना है, सपोज 10 न्यूटन 20 न्यूटन, तो उससे मैकेनिकल एडवांटेज आ जाता है कितना, लोड अपॉन रिक्वायर्ड फोर्स, या एफर्ट बोल सकते हो। अगर ये 1 से ज्यादा होगा तो उसका अंदर रिक्वायर्ड फोर्स कम होगा, तो एफर्ट हमें कम लगाना पड़ेगा, तो ये सही है, चौथा वाला था ठीक है। हाँ, वो हमें इसमें से चूज करना है, ए 1 2, देखो 1 तो गलत ही है, 2 भी गलत है, वैसे तो गलत ही है, लेकिन शायद इन्होंने ना गलती कर दी क्वेश्चन बनाने में। थर्ड ऑप्शन क्या है, 3 एंड 4, 3 तो हो ही नहीं सकता, गलत हो, 4 सही है, देखो 4 तो ठीक है, तो या तो सी होगा या तो डी होगा। अब सी होगा तो थर्ड वाला तो हो नहीं सकता, तो सी हो नहीं सकता, डी वाला का बोल रहा है कि सेकंड वाला, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क
ऑन द बॉडी इज जीरो इफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कांस्टेंट, ऐसे बोल सकते हो। इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा अगर वो एज्यूम करें तो दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। वैसे तो इसके अंदर ये तीनों शुरू के तीनों स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ चौथा सही है, लेकिन वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सबसे अप्रोप्रिएट हमें फोर्थ लग रहा है, इसलिए फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ तो हमने कर लिया, आज के हमने क्वेश्चन कर लिए नीट के फुल सिलेबस के। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो सुना सुना सा, मतलब पहली बार देख रहे हो ऐसी चीजें जो हमने क्वेश्चन किए हैं, ऐसा नो तो सर। नहीं? सब फेमिलियर सा लग रहा है ना? यस। बस ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे, तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलो आज के लिए काफी है, अब हम कल करेंगे। रोटेशन हमने खत्म कर लिया था ना? कर लिया था यस। रोटेशन। हाँ, तो मैंने अभी ग्रेविटेशन के क्वेश्चन नहीं भेजे ना अभी तुमको? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कल की क्लास में हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर सॉलिड्स के तो क्वेश्चन बचे थे। सॉलिड के क्वेश्चन नहीं दिए ना मैंने। चलो ठीक है, कल हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर मैं तुमको, अच्छा सॉलिड के क्वेश्चन करने बचे थे, ठीक है कल करेंगे उसको, कल करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलो बाय।